तो अब हम देखते हैं रयतवाड़ी सिस्टम के बारे में। इन द अर्ली 19th century, in 1820, the Rayotwadi system was introduced in the provinces of Mumbai and Madras. तो 19th सेंचुरी की शुरुआत में यानी कि 1820 में यह जो रयतवाड़ी सिस्टम थी उसकी शुरुआत की गई थी मुंबई और मद्रास, जिसका की नाम चेन्नई भी है। तो मुंबई और मद्रास के कुछ प्रदेशों में इसकी शुरुआत की गई थी। It was introduced by Thomas Munro. At that time, he was the governor of Madras, that is Chennai. और रयतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत थॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी और वो उस समय पर मद्रास यानी कि चेन्नई के गवर्नर हुआ करते थे। इससे पहले जो हमने कॉर्नवालिस के बारे में बात की, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। उसके अलावा ब्रिटिशर्स की इंडिया में जो 3 और प्रोविंस थे, जैसे कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, तो इन तीनों प्रोविंसेस के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। तो थॉमस मुनरो जो कि चेन्नई के गवर्नर थे, उन्होंने रयतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत की थी। इन दिस सिस्टम द टीलर ऑफ द लैंड वॉज मेड द ओनर ऑफ द लैंड। और इस व्यवस्था के अनुसार कि जो भी किसान उस जमीन पर खेती करता था उसी को उस जमीन का मालिक बना दिया गया था। क्योंकि इसके पहले सिस्टम ऐसा था कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसमें जो जमींदार होते थे उनको जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया था, जबकि जो किसान थे वो केवल एक मजदूर बनकर रह गए थे। लेकिन रयतवाड़ी सिस्टम में सरकार ने डिसाइड किया कि क्यों न सीधे जो किसान है उनसे सीधा संपर्क बनाया जाए। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को बंद करके रयतवाड़ी सिस्टम शुरू करने के पीछे कई रीजन थे। एक रीजन तो ये भी था कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था वो मेनली बंगाल, बिहार और ओडिशा में उसकी शुरुआत हुई थी। पर बंगाल और बिहार के एरियाज में तो पहले से जमींदार हुआ करते थे। पर जब कुछ वर्षों के बाद अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में भी कई सारे प्रदेश जीत लिए थे, तो वहां पर ट्रेडिशनली देखा जाए तो पहले से जमींदार का सिस्टम नहीं हुआ करता था। वहां पर जमींदार नहीं हुआ करते थे, तो गवर्नमेंट किससे संपर्क बनाती? क्योंकि इसके पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने और किसानों के बीच में जमींदारों को रखती थी। जब दक्षिण भारत में जमींदार ही नहीं थे तो वो भी एक कारण बना कि एक नए सिस्टम की शुरुआत हुई। उसके अलावा जैसे कि पहले हमने बात करी कि जितनी भी इनकम आती थी किसानों के पास से, उस रेवेन्यू में से वो जो जमींदार होते थे उनको भी कुछ हिस्सा देना पड़ता था सैलरी के तौर पर। अब ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो हिस्सा भी जमींदारों के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने ये जो रैयत वर्ड है, रैयत यानी कि जो प्रजा है, जो किसान है, उनसे सीधा संपर्क बना रहे। और क्यों न सीधा किसान से टैक्स लिया जाए, कि जो बीच में जैसे जमींदार जैसे और लोग हुआ करते थे उनके बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट और किसानों का सीधा संपर्क बनाते हुए उन्होंने रयतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत की थी। द फार्मर हैड टू पे लैंड रेवेन्यू एज पर द कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब यह जो रयतवाड़ी सिस्टम थी इसमें भी जो फार्मर्स होते थे यानी कि जो किसान होते थे उन्हें गवर्नमेंट की शर्तों के अनुसार टैक्स पे करना पड़ता था। गवर्नमेंट जो तय करती थी उसी हिसाब से उतना ज्यादा टैक्स किसानों को पे करना होता था। दिस प्रैक्टिस डिड नॉट हैव एनी बेनिफिट इन द लैंड ओनरशिप बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। फर्स्ट, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू। अब रयतवाड़ी सिस्टम में भी अंग्रेजों ने आगे चलकर कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी कि एक बार को लगे कि किसानों के पास अपनी जमीन का मालिकाना हक वापिस आ गया, लेकिन उसका कुछ भी फायदा होते हुए नहीं दिख रहा था। जिसके पीछे कुछ रीजंस थे जो कि हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला है एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू। यानी कि किसानों की जो जमीन होती थी, उनके खेतों में जो खेती होती थी, तो उस पे सरकार बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। अंदाजन हम उस समय की बात करें तो किसानों का जितना भी प्रोडक्शन होता था उस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट 33% से लेकर 55% तक का टैक्स लगाती थी। अगर एवरेज 50% भी सरकार टैक्स ले रही है, एक तो किसान मेहनत करे, वो पूरा साल दिन रात मेहनत कर कर जितना भी क्रॉप्स हो उसको ग्रो करे, और जब फसल तैयार हो जाती थी, अगर किसान उसको बेचकर आता है, अगर 10,000 का वो फसल बिकता है
तो उसमें से 50% करीबन 5,000 रुपया तो गवर्नमेंट टैक्स के तौर पर ले लेती थी। अब इतना ज्यादा टैक्स लिया जाता था तो किसानों को किस तरह से फायदा हो सकता था। उसके बाद सेकंड रीजन है, द गवर्नमेंट हैड द राइट टू इंक्रीज लैंड रेवेन्यू वेन एवर इट वॉन्टेड। तो दूसरा रीजन यहाँ पर यह है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कभी भी इस लैंड रेवेन्यू को बढ़ा सकते थे। अगर एक समय पर किसानों को अपनी फसल की इनकम का 33% देना पड़ रहा है, अगर किसी साल गवर्नमेंट को ये लगी कि इस साल फसल ज्यादा अच्छी हुई है, तो उस साल वो लोग 55% तक वसूल करते थे। तो ये तो किसानों के साथ ज्यादती थी। गवर्नमेंट जब चाहे तब टैक्स बढ़ा दिया करती थी, जबकि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं था। उस समय पर फिक्स रेवेन्यू हुआ करता था। पर रयतवाड़ी सिस्टम में क्योंकि फिक्स रेवेन्यू नहीं था, इसीलिए सरकार जब चाहे, चाहे वो हर साल बढ़ाना चाहे, तब भी वो लैंड रेवेन्यू बढ़ा सकते थे। उसके बाद थर्ड रीजन हम देखें, वेदर द क्रॉप फेल्ड और डिस्ट्रॉयड, द रयत हैड टू पे द लैंड रेवेन्यू। और तीसरा रीजन हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो किसानों की फसल होती थी, चाहे वो बर्बाद हो जाए या अच्छी फसल ना हो, तब भी जो रयत यानी कि जो प्रजा है, जो किसान है, उनको टैक्स पे करना ही पड़ता था। कई बार जैसे अभी मॉनसून का सीजन चल रहा है, तो कई बार बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। कई बार ऐसे भी दिन हम देखते हैं कि जब फसल को पानी की जरूरत होती है पर बारिश ही नहीं हो रही होती। तो किसानों के लिए ये सब जो परिस्थितियां हैं, उनसे डील कर पाना ही मुश्किल होता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर फसल बर्बाद हो जाती है, क्रॉप पूरी तरह से फेल हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद भी उनको अगर बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि जो किसान थे, उनको लैंड ओनरशिप में कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। तो इस तरह से रयतवाड़ी सिस्टम, जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट और किसानों के बीच में जो सीधा संपर्क बनाया था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, लेकिन यह व्यवस्था भी इन कुछ कारणों की वजह से फेल हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं महालवारी सिस्टम के बारे में। महालवारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड सम रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो यह जो महालवारी व्यवस्था थी, उसको भारत के उत्तर और पश्चिम के प्रदेशों में, तो इन सारे एरियाज में इसको लागू किया गया था। द ब्रिटिश ऑफिसर नेम्ड होल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस्ड द महालवारी सिस्टम इन 1822। और भारत में महालवारी सिस्टम की शुरुआत करने वाले ब्रिटिश ऑफिसर कौन थे? तो उनका नाम यहाँ पर दिया गया है होल्ट मैकेंजी, जिनका आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं और आप ध्यान में रख सकते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। तो 1822 यानी कि 1822 में होल्ट मैकेंजी ने भारत के उत्तर और पश्चिम, उसके अलावा जो सेंट्रल इंडिया है, उन प्रदेशों में महालवारी सिस्टम की शुरुआत की थी। द टर्म महल वॉज यूज्ड फॉर अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन द ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तो ब्रिटिशर्स के जो रेवेन्यू के लिए जो रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, उनमें महल शब्द का उपयोग वो लोग एक गांव के लिए या ग्रुप ऑफ विलेजेस यानी कि जो गांव का समूह होता था, उनके लिए किया करते थे। यानी कि जो एक गांव होता था या जो गांवों का समूह होता था, उनको वो लोग महल कहा करते थे। According to this system, the unit for collecting revenue was not a farmer's farm, but the entire village or its collective land। और महालवारी सिस्टम के अनुसार जो टैक्स कलेक्शन होता था, वो हर एक सेपरेट किसान के खेत से नहीं होता था। वो इकट्ठा एक पूरे गांव में या फिर जो कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे, तो इतने सारे गांवों की जो इकट्ठा जमीन होती थी, उस पे से इकट्ठा वो टैक्स लैंड रेवेन्यू वसूला जाता था। यानी कि रयतवारी सिस्टम में जो हर एक किसान से गवर्नमेंट टैक्स वसूलती थी, वो सिस्टम बंद कर दिया और महलवारी सिस्टम में पूरे विलेज पे वो लोग एक साथ पूरा का पूरा जमीन का टैक्स वसूल कर रहे हैं। इन दिस मेथड, लैंड रेवेन्यू वॉज डिटरमाइंड बाय सर्वेइंग द विलेज एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द इनकम ऑफ द फार्म और फार्म प्रोड्यूस ईटीसी। और इस महलवारी व्यवस्था के अनुसार वो जो किसान है, उनकी जमीन पे या उनकी खेती पे कितना टैक्स कलेक्ट करना है, कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो किस तरह से डिसाइड किया जाता था। तो वो लोग सर्वे किया करते थे।
वो लोग सर्वेक्षण करते थे, वो लोग देखने आते थे वहां पर जमीन कितनी है, उसके अलावा वहां के खेतों में कितनी खेती हो रही है। अगर फसल ज्यादा हो रही है तो वे उस हिसाब से वो लोग ज्यादा रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे। तो गांव की जो जमीन थी उसके अलावा वहां पर जितनी भी खेती होती थी, उस सब का सर्वे करने के बाद वो तय किया जाता था कि उस गांव में या जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है, जो गांव का समूह है, उन पे से कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। हेंस दिस मेथड वाज नोन एज महलवारी मेथड। The responsibility of collecting land revenue was assigned to the village headman। और इसीलिए क्योंकि ये जो पूरा महल शब्द है ये एक गांव के लिए यूज किया जाता था, तो पूरे गांव से जब इकट्ठा टैक्स आ रहा है तो इसीलिए इस व्यवस्था को महलवारी सिस्टम कहा जाता है। और अगर गांव से पूरा इकट्ठा टैक्स कलेक्ट करना है तो जाहिर सी बात है किसी के हाथ में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो उस गांव के जो विलेज हेडमैन यानी कि जो सरपंच या मुखी हुआ करते थे उनको ये जिम्मेदारी दे दिया करते थे। तो जो गांव का सरपंच होता था वो पूरे गांव से इकट्ठा टैक्स कलेक्ट करता था और वो इकट्ठा हुआ टैक्स वो सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचा देते थे। The British made basic changes in the traditional land system. As a result, the stability, autonomy, and continuity of Indian villages were shattered. तो अंग्रेजों ने भारत में जो किसान ट्रेडिशनल वे में पहले से जिस तरह से टैक्स पे किया करते थे उस व्यवस्था में काफी सारे बदलाव किए। और अंग्रेजों ने जो ये भारत में जो परंपरागत लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की पद्धति चल रही थी उसमें जो बदलाव किए उसकी वजह से यहाँ के किसानों की जो स्टेबिलिटी, उसके अलावा ऑटोनॉमी यानी कि उनकी अपनी जमीन पे अपने खेत पे जो उनका कंट्रोल हुआ करता था, उसके अलावा कंटिन्यूटी यानी कि भारत के गांवों का जो जिस तरह का जीवन चला करता था वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट थे। गांव में जितनी भी खेती होती थी वो पहले उनके खुद के लिए इनफ हुआ करती थी। लोग आपस में एक दूसरों की हेल्प से जो गांव में जितना भी फार्मिंग प्रोडक्शन होता था उसकी जरूरत पूरी कर लेते थे। लेकिन अंग्रेजों की जो ये अनुयायी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की नीतियां थी उसकी वजह से भारत के गांवों की जो यह व्यवस्था थी यह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। After the acquisition of civil power in Bengal in 1765, the company collected information about the annual yield of Bengal from its employees. Because Bengal was a region that supplied agriculture products to Britain for exporting them to Europe, so they took hold of the farm produce. तो 1765 यानी कि 1765 में जब अंग्रेजों के पास बंगाल, बिहार और ओडिशा की सिविल पावर्स आ जाती है तो उस समय पर उनके जो एम्प्लॉइज हुआ करते थे यानी कि जो कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे उनके पास से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करवाई थी पूरे बंगाल की कि पूरे बंगाल में एक साल में कितना एनुअल यील्ड होता है। एनुअल यानी कि जो वार्षिक होता है एक साल में, और यील्ड यानी कि जो फसल होती है या जो उपज होती है। तो एक साल में पूरे बंगाल में मान लो कुछ हजारों टन में वहां पर फसल होती हो तो पूरे बंगाल की एक साल की फसल या उपज कितनी होती थी उसका उन्होंने इंफॉर्मेशन निकलवाया था। क्योंकि बंगाल का जो प्रदेश था वो उस समय पर बहुत ज्यादा समृद्ध था, वहां पर बहुत अच्छी खेती भी होती थी। तो बंगाल से जितनी भी चीजें अंग्रेजों को मिलती थी तो वही चीजें लेकर वो लोग इंग्लैंड में भेजा करते थे, ब्रिटेन में भेजा करते थे, और ब्रिटेन में उन्हीं चीजों को वो लोग आगे यूरोप में बेचा करते थे। तो बंगाल से जितनी भी फार्मिंग होती थी वो क्योंकि ब्रिटिश लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी यूरोप में बेचने के लिए, इसीलिए सिविल पावर्स आते ही सबसे पहले उन्होंने वहां की जो फार्म प्रोड्यूस थी यानी कि वहां की कृषि की जो उपज होती थी, किसानों के द्वारा जो भी चीजों की खेती की जाती थी, तो उन फार्म प्रोड्यूस पे ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अपनी पकड़ बनाई थी। यहाँ पर हमें डिस्कस करने के लिए एक क्वेश्चन भी दिया गया है, विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डू वी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड वाई। तो देश की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हम देखें
तो देश में काफी सारे कृषि उत्पाद हैं या जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम इंपोर्ट भी करते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उनकी बात हम करें, तो जैसे कि राइस है, उसका हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा स्पाइसेस, जो भारत के मसाले हैं, वो हम दुनिया भर में सप्लाई करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ क्योंकि गन्ने की खेती बहुत ज्यादा की जाती है, तो शुगर भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा कई सारे जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मैंगो आपको हमारे यहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो उनकी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, तो उनको हम विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम जो चीजें इंपोर्ट करते हैं उनकी बात करें, तो जो एडिबल ऑयल होता है वो हम विदेशों से मंगवाते हैं। यानी कि जो खाने में हम जो ऑयल यूज करते हैं, वो काफी सारा ऑयल हमें विदेशों से मंगवाना पड़ता है। उसके अलावा पल्सिस, यानी कि जो दाल होती है, वो भी कई सारी हम विदेशों से मंगवाते हैं। और जो कुछ सर्टेन फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि हमारे देश में जो कई सारे एप्पल्स हम देखते हैं जो बिकते हैं, तो काफी सारे एप्पल्स हम विदेशों से इंपोर्ट भी करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने अंग्रेजों ने भारत में जो नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स की शुरुआत की थी उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद भारत में उस समय पर एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे।